नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लाए हैं सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी द्वारा कंडक्ट किया हुआ एग्ज़ाम जिसे कहते हैं CHSL। उसके एक स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे जो है जीएस और जीए सेक्शन का, यानी जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को प्रेजेंट करते हुए मेरा साथ देंगे हमारे छोटू मॉन्क, जो आपको अपना काम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि भाई इस वीडियो का टाइटल क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है विशाल सिंह और मैं पिछले 5 साल से बच्चों को एसएससी द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। जीएस और जी सेक्शन के लिए उनको ट्रेन कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी के जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो स्टेट द्वारा कंडक्ट किए जाते हो या किसी अदर बॉडी के द्वारा, मैं उसकी भी तैयारी कराता हूँ। दोस्तों, 2014 में मुझे एसएससी द्वारा एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है वो अलॉट हुई थी और 2016 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की एक पोस्ट होती है सीएजी में, वो अलॉट हुई थी। तो इसका मतलब मेरे पास इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने इस एग्ज़ाम्स में एक्सेल भी किया है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के मेन कंटेंट को। दोस्तों, आपके लिए मैंने CHSL का एक एग्ज़ाम का एनालिसिस किया जो था 12 अप्रैल 2021 की, और वो भी फर्स्ट शिफ्ट का। कुछ हमने ये कोशिश की कि हम पूरे के पूरे एग्ज़ाम पेपर को डिफरेंट सेक्शन से बांट सकें ताकि ये समझ में आए कि भाई हमारे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कौन से एरिया से आता है, और अगर जिस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उसको बहुत थॉरली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी कोशिश में देखिए, बायोलॉजी से हमने देखा कि एक क्वेश्चन आया, फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया और कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले मैं आपसे बायो और फिजिक्स की बात करता हूँ और इसमें हम केमिस्ट्री को भी इंक्लूड कर देते हैं। देखिए, हम साइंस की ओवरऑल बात करें, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो या हो केमिस्ट्री, इसमें आपको एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि जैसी कि तैयारी आप आज तक करते आए हैं साइंस के लिए, खासकर एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए वाले एग्जाम्स के लिए, आपको वैसी ही करनी, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। अगर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर देता हूँ, धीरे धीरे करके हम फिजिक्स की भी बात करेंगे यहाँ पे, फिर बात करेंगे बायो की। देखिए, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले वो रिएक्शंस देखने की, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कितने टाइप की होती हैं कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो डेली में आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं, उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए विद उनके केमिकल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे एग्जाम सेटर को भी ये पता होता है, जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर को सेट करते हैं, कि भाई हम पीएचडी तो है नहीं केमिस्ट्री में, तो हमसे वो इतनी डिटेल में तो पूछेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जैसे हम अगर सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो NaCl हो गया, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट कहीं यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो बेसिक जो मोटी मोटी डिटेल्स होती हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो तो आपको पढ़नी ही होंगी, चाहे वो मोशन की हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जो ओम्स लॉ वगैरह है। इसके बाद ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जहां हम कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस, सबके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स। आपको एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ को मेजर करने के काम आता है, वो आप लिखेंगे। इससे हेल्प आपकी ये होगी कि वो लिस्ट आपकी एक बार बनेगी और हमेशा के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगी, और जब भी एग्जामिनेशन से आप 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले उसको देखेंगे तो आपको वो रिवाइज रहेगी, आपको दिमाग में याद रहेगी। तो ये हो गई इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट। अगर हम बायो की बात करें, देखिए बायो में एक्चुअली में बायो है तो बहुत वास्ट, क्योंकि हमसे वो पूछ बहुत कुछ सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स की बात हम करें या फिर वो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए, प्लांट्स में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी, एक तो सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद जो टिश्यूज़ होती हैं जाइलम और फ्लोएम की, वो क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन से होते हैं, वो पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की। तो ह्यूमन बॉडी में तो आपको जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का, या फिर हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, या डाइजेशन सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, भाई कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, या फिर कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है।
ये आपको मालूम होनी चाहिए। सारे विटामिन के जो साइंटिफिक नेम है वो आपको बहुत अच्छे से आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम से जनरली वो पूछ लिए जाते हैं और पहले भी पूछे गए और आगे भी पूरी उम्मीद है कि वो पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आप ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे तो हमारा बोन स्ट्रक्चर, जिसमें कौन से इलाके में कितनी बोन्स होती हैं, कई बार हमसे ये पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लेगा भाई क्रेनियम नर्व कहाँ होती है, तो ये बोन्स एक स्पेसिफिक बोन का आपको नाम बता देगा और पूछेगा कि वो प्रेजेंट कहाँ है, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी बुक्स आप पढ़ते आ रहे हैं यहाँ तक, आप उन्हीं को तसल्ली से पढ़िए। ये सारी डिटेल आपको उन बुक्स में मिल जाएंगी, हाँ, लेकिन इन डिटेल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। आइए उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में 2 सवाल आए हैं, लेकिन किस तरीके के सवाल आए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि भाई हार्डवेयर, तो कंप्यूटर्स के जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं ना उनकी नेम हमें मालूम होनी चाहिए, चाहे वो मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हैं, इनपुट आउटपुट की जितनी भी डिवाइसेस हम इंक्लूड कर सकते हैं, इवन इसमें कैमराज भी आ जाएंगे। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर की बात। अब सॉफ्टवेयर में हमें ये चीज़ पता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी किसी काम को करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, एक तो तरीका कि हम उंगली पे कैलकुलेट करें, या फिर हम सिस्टम में ही कैलकुलेटर खोल लेते हैं और उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम को चालू रखने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, आप देखते हैं जो भी विंडोज़ लोड हो रही होती है वो किसकी हेल्प से हो रही होती है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रही होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार अपना काम कर देता है, उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने दूसरे कामों को, जो आपका बेसिक नॉर्मल काम है, जैसे आपको कैलकुलेशन करनी है या फिर आपको पेंटिंग करनी है, तो उसमें आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओएस कि भाई जैसे हम विंडोज़ देखते हैं, या फिर उबंटू हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे बहुत आसानी से पूछी जाती है। और अगर आपको एक बार आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली, इस वीडियो में भी वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, तो आपका वो काम हो जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, वेब ब्राउज़र। आज की डेट में देख रहे हैं बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आ गए हैं। हमारे समय तो बस गिन चुन के 2 ही वेब ब्राउज़र थे, 2-3 थे, चाहे वो गूगल था या फिर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, फिर मोजिला की। लेकिन आज की डेट में मोबाइल से भी कंपैटिबल बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आ चुके हैं और वो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो एक वेब ब्राउज़र की लिस्ट आप बनाएंगे और उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि सारे काम टफ है, तो चिंता मत करिए। करंट अफेयर से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स जो कि उस समय हॉट होते हैं या फिर न्यूज़ में चल रहे होते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप, और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको इनसे रिलेटेड कोई कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करें। अगला टॉपिक आता है करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स किस तरीके का और कब तक पढ़ना है? क्या एग्ज़ाम से 1 साल पहले, 2 साल पहले तक का पढ़ना? नहीं, देखिए कोशिश ये करनी है कि एग्ज़ाम से लमसम हम 14 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं 25 में से, या मान लीजिए 8 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा मैंने नोटिस भी किया है अपने एनालिसिस में कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो पिछले 1 साल या 14 महीने में से ही निकल के आए हैं। इवन चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, कोई वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, वो सारे सवाल करंट अफेयर्स के थ्रू ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ सुबह 6:30 बजे मेरे साथ ही आपके साथ MCQs डिस्कस करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं उसकी तरीके से। अब आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। देखिए स्पोर्ट्स में आपको जो फोकस करना है वो है बोथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और डोमेस्टिक स्पोर्ट्स। अब भाई स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, पढ़े कैसे? तो देखिए जितने भी मेजर स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो टेनिस हो गया, चाहे वो गोल्फ हो गया, या फिर वो बास्केटबॉल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कंपटीशन होता है, टेनिस के आपको एग्जांपल देता हूँ। टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, US ओपन होता है। तो ऐसे मेनली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, और उनको किसने जीता, वो कहाँ होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी हाल ही में ख़त्म हुआ, वो कहाँ हुआ, कौन सी सिटी में? वो मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। तो ऐसी डिटेल आपको मेंटेन करनी है अपने पास में, ताकि आप उसको आसानी से रिवाइज कर सकें। इवन हम नेशनल स्पोर्ट्स की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट्स में आप चाहे तो क्रिकेट के बारे में देख सकते हैं, हॉकी के बारे में देख सकते हैं, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्योंकि इनमें भी नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और सवाल बन के आता है कि भाई इस प्रतियोगिता को किसने जीता।
तो थोड़ा सा फोकस हमें इस पे रखना है। उसके बाद जो मेजर स्पोर्ट्स हैं, हम कह सकते हैं गोल्फ, टेनिस, चेस, क्रिकेट, इनमें अगर कोई भारत का बहुत बड़ा योगदान समझ सकते हैं या फिर बहुत बड़ा अचीवमेंट आया है, तो उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल अपने पास रखनी होगी। अब आते हैं मिसलेनियस के ऊपर। देखिए मिसलेनियस में आप कहेंगे सर करंट अफेयर और मिसलेनियस में अंतर क्या है? तो देखिए अंतर ये है कि मिसलेनियस में आपसे ऐसी डिटेल पूछ लेगा जो कई सालों से होती भी आ रही है, लेकिन पूछी आपसे जो है पिछले 1 साल की ही है। जैसे अवार्ड्स की तरीके की बात अगर मैं कर लूँ, या फिर कोई भारत बहुत सारे देशों के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, तो वो तो हर साल होती है, फिर बाई एनुअली होती है। लेकिन आपसे पिछले ईयर का पूछ लेगा, या लास्ट ईयर में किन किन देशों के साथ भारत ने एक स्पेसिफिक जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना, और मुझे लगता है कि मिसलेनियस और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो दोनों कनेक्टेड है। अगर आप इन दोनों अगर आप करंट अफेयर्स थॉरोली प्रिपेयर करेंगे तो मिसलेनियस भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आता है बुक्स का सेक्शन। देखिए बुक्स के सेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है, याद क्या करना है कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं बुक से रिलेटेड, वो तो आपको याद करने ही हैं। दूसरे उसमें जिस भी एक व्यक्ति को वो अवार्ड दिया गया है वो प्रिपेयर करना, और कौन सी बुक के लिए दिया गया वो ज़रूर प्रिपेयर करना है। एक तो ये हो गया। इसके बाद जितने भी हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं या प्रेसिडेंट्स रहे हैं या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उनको आपको प्रिपेयर करके अपने पास एक लिस्ट बनानी होगी, और उस लिस्ट को आप हमेशा अपने पास रखेंगे और उसको रिवाइज़ करते रहेंगे हर एग्ज़ाम से पहले। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक बार लिस्ट प्रिपेयर होगी और हर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ की जा रही है, तो वो आपके जहन में बैठ जाएगी। फिर आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में देखा जाए, हिस्ट्री आप तक जैसे मेनली पढ़ते हैं वैसे ही पढ़नी है। मेन फोकस कहाँ रहना है? मेन फोकस रहना है वॉर्स के ऊपर, यानी जो बैटल्स हुई हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद सेकेंडली आपको फोकस करना है सिटीज़ के ऊपर, कि किसी अगर एक शासक ने कोई सिटी को बसाया है, जैसे हम औरंगाबाद की बात करें औरंगज़ेब ने बसाया, या फिर फतेहपुर सीकरी की बात करें जिसको अकबर ने बसाया, तो इन पे फोकस करना है। थर्ड, ट्रैवलर्स पे फोकस करना है कि भाई किसके टाइम पे कौन से ट्रैवलर आए और उन्होंने कौन सी किताब लिखी, ये आपको मालूम है, चाहे वो हानसेंग हो, चाहे वो फाहिन हो, या फिर इब्न बतूता हो। फोर्थ, हिस्ट्री की बात करें तो आपको फोकस करना है कि किसी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, क्योंकि देखिए कई डायनेस्टीज़ में 12, 13, 14 रूलर्स आते हैं, तो क्या आप सबके नाम याद कर सकते नहीं, लेकिन हाँ उनके संस्थापकों के नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको वो उसी तरीके से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं अगर, लेकिन आपको अगर संस्थापक का नाम पता है तो आप सेफ हो जाएंगे। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में भी अगर हाल ही में कोई अपॉइंटमेंट हुआ है किसी प्रोमिनेंट पोस्ट पे, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये पूछा जाता है। ये ऐसी चीज़ है कि हर बार रिपीटेटिवली कई एग्जाम से पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। अवार्ड्स इस एग्ज़ाम में आए नहीं, लेकिन अवार्ड्स हमें देखने, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो चाहे वो इंटरनेशनल अवार्ड हो। नेशनल अवार्ड में खासकर आपके पद्मा अवार्ड्स होते हैं, या भारत रत्न हो गए, या फिर जो आपके फिल्म के अवार्ड्स होते हैं नेशनल लेवल पे, वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, तो मेन फोकस रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी में आप पूरा रिवर सिस्टम देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप टेबल बना सकते हैं जहां आप रिवर्स के नाम लिख सकते हैं, वो कहाँ से शुरू होती हैं, वो कहाँ ख़त्म होती हैं, और उन पे कौन से डैम्स बने हुए हैं। ये सारी डिटेल आप एक बार एक लिस्ट पर रख सकते हैं और बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसको आप चाहें तो मैप की फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं, और मैप अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा, विद स्टेट्स हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है, रिवर ख़त्म कहाँ पे होती है, बीच में कहाँ कहाँ उसमें डैम पड़ते हैं, ये डैम कौन से स्टेट से पड़ते हैं, ये सारी डिटेल आपके पास जो है मैप्स के थ्रू कवर हो जाएगी। आइए इसी एग्ज़ाम के कुछ हम जो है सैम्पल पेपर्स देख लेते हैं, सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए थे। अब पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन नवंबर 2020। तो ऑप्शंस आपके सामने ये है, विहार, विना, रंकाला और लोनर। तो इसका सही आंसर है लोनर, जो कि महाराष्ट्र में है। अब भाई वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये रामसर साइट्स क्या होती हैं? देखिए रामसर कन्वेंशन एक 1972 का कन्वेंशन है बहुत सारे देशों का, और इस कन्वेंशन की एक सोल एम यही है कि भाई वेटलैंड्स, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बीच बीच में पानी भरा हुआ है, उनको बचाया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक एज अ रिजर्वायर एक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। इसके अलावा जितनी भी फॉन एंड फ्लोरा उसके आसपास बस रही होती है, उनके लिए एक जीवन का वो स्रोत बन जाते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है,
ये देखा जा रहा है कि वेटलैंड्स की जो क्वांटिटी है, जो क्वालिटी है, वो भी डाउनग्रेड होती जा रही है। तो हमारा फोकस ये रहना है कि भाई इसको प्रिपेयर करना है। इसीलिए ये रामसर साइट्स का कन्वेंशन, भारत भी इसका मेंबर है। और भारत में टोटल इसमें 49 रामसर साइट्स हैं। हाल ही में जो 2 साइट्स ऐड की गई हैं भारत में, एक है यूपी में, वो है बाखीरा नेशनल पार्क, और दूसरी है गुजरात में, उसका नाम है खिजीदगा। ये 2 साइट्स भारत में हाल ही में ऐड की गई, और इनको ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर है भारत में रामसर साइट्स का, वो हो चुका है 49। तो अब हमें ये भी पूछा जा सकता है। और इसी से रिलेटेड अब एक करंट अफेयर की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 फरवरी को ही वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये है वेटलैंड का एरिया। ज़मीन के बीच में ही कोई एक थोड़ा सा जलाशय बन जाता है, इन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं। उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। अगला क्वेश्चन है कि हकी, पिकी एंड सिद्धि आर डैश फ्रॉम कर्नाटका। अब देखिए, ऑप्शन है डांस फॉर्म्स, थिएटर फॉर्म्स, लैंग्वेजेस और म्यूजिक टाइप्स। तो इसका सही आंसर है लैंग्वेजेस। तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से एक चीज़ पता लगती है कि हमें जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो रीजन तौर पे बोली जाती हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को एक इन तीनों में से एक भी लैंग्वेजेस पता होती ना, तो वो कहेगा ठीक है, बाकी भी तो लैंग्वेज ही होंगी, तभी तो एक साथ पूछी गई हैं, तो वो लैंग्वेज को टिक कर देगा। तो देखिए, हम क्वेश्चंस में से ही अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते। अब अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। तो अब सवाल आ गया, मैंने आपको कहा था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल ये है। अब इसमें एग्जाम्पल है रूमा पाल, आर भानुमति, हिमा कोहली और जेके महेश्वरी। तो इसका सही आंसर है हिमा कोहली। देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हाल ही का अपॉइंटमेंट था, जिस समय एग्जाम ले गया उससे थोड़े दिन पहले का ये अपॉइंटमेंट था, तो इसलिए एग्जाम में पूछा गया और फर्स्ट था। तो हमारा फोकस क्या होना, अगर करंट अफेयर में कोई चीज़ फर्स्ट मेंशन्ड होती है कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है, तो उसको तो आपको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उस क्वेश्चन को तो आप अपने पास जो है कहीं मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसका फोटो सेव कर लीजिए, बार बार देखिए, कहीं जहाँ जिस नोट को आप बार बार पढ़ते हैं वहाँ उसका जो है अलग से स्पेशल मेंशन में डाल दीजिए स्टार लगा के, क्योंकि वो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्प्रेरी फाइल। अभी टेम्प्रेरी फाइल का मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो .txt, .tmt, .tmt, .tar। तो इसका सही आंसर है .tmt। तो फाइल्स के एक्सटेंशन, कंप्यूटर्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं, वो किस एक्सटेंशन से सेव होती हैं, ताकि कंप्यूटर पहचान सके कि फाइल का टाइप क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे आपने देखोगे, जब भी आप कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वो .doc या फिर .docs के नाम से ही सेव होगा, या फिर जब आप कोई इमेज को सेव करते हैं तो वो JPG या JPG इस नाम से सेव होती है, या फिर PNG इस नाम से सेव हो जाएगी। तो वो एक्सटेंशन है ताकि कंप्यूटर को ये पता लग सके कि जो फाइल सेव हुई वो किस टाइप की है। अब देखिए, अगला जो हमने एक पेपर एनालाइज किया, उसी एग्जामिनेशन किया, वो था 12 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट। वहाँ भी हमने ये चीज़ नोटिस की कि बुक्स से फर्स्ट 1, फिजिक्स से 1, कंप्यूटर से 1, करंट अफेयर 4। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें अलग से नजर आ रही है, पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, जो नॉर्मल आप पढ़ते आ रहे हैं, मेन फोकस आपका रहेगा आर्टिकल्स 1 से लेकर 50 पे। और हम जल्दी ही एक ट्रिक वीडियो लेकर आएंगे, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि ये आर्टिकल्स को आप ट्रिक्स के थ्रू कैसे जल्दी जल्दी याद कर सकते हैं। तो वो हमने आपके लिए वो काम भी आसान करने का पूरा प्लान बना रखा है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड होते हैं, आपकी सिटीजनशिप भी इंक्लूड होती है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP जिसे हम कहते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट के बारे में आप जानेंगे। मेन अमेंडमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन अमेंडमेंट्स है, जो चेंजेस किए गए हैं, उनके नंबर्स याद रखेंगे कि 73rd में क्या है, 74th में क्या है, 42nd में क्या है, 44th में क्या है। और ये इतना टफ नहीं है, हम एक एक चीज़ को धीरे धीरे चाहें, अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में करिए, हम उनको डिस्कस भी कर लेंगे। आगे देखते हैं, तो हिस्ट्री से 3, अपॉइंटमेंट से 3, इकॉनमी से 3। अब एक इकॉनमी से 1। इकॉनमी पर अगर आप फोकस करेंगे, मेनली आपको इकॉनमी भी करंट पे फोकस करना है, बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई
कोई मेजर चेंज आ रहा है आरबीआई के द्वारा, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। इकॉनमी पे आप जो है अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो डिमांड सप्लाई कर्व जो होते हैं उन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन तब भी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत की, चाहे वो सेबी है, चाहे वो नाबार्ड है, चाहे वो आपकी सिडबी है, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड सवाल कई बार पूछे जाते हैं और फोकस थोड़ा बहुत इधर ही रहता है। ज्योग्राफी से देखिए इस एग्ज़ाम में 3 सवाल पूछे गए हैं, तो ज्योग्राफी से 3 सवाल वही पूछे जाएंगे, रिवर सिस्टम, माउंटेन सिस्टम, या फिर लोकल लैंग्वेजेस के बारे में आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इतना हमारे पास प्रिपेयर हमेशा होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो आपको और ध्यान देनी है वो है सॉइल। देखिए ये दिमाग से निकल रही थी, अच्छा हुआ याद आ गई। सॉइल, अब सॉइल में आपको क्या याद करना है कि कौन सी सॉइल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, वो कहाँ पाई जाती है, उनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, और उनके अंदर कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। इस चीज़ को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है, कहीं ना किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा ज़रूर जाएगा। तो इस चीज़ को अपने जो है अपने नोटबुक में जैसे भी आप चाहें वैसे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। बेस्ट तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि टेबुलर फॉर्म ही होती है, टेबल बना के इन चीज़ को लिख लीजिए और बार बार उनको हर दूसरे दिन आप रिवाइज करते रहेंगे। तो ऐसा हमने देखा है और कई लोगों ने हमें बताया भी है कि भाई दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। आइए इसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज उबंटू। अब उबंटू क्या है? An open source operating system sponsored by Canonical Limited, a search engine by Mozilla Foundation, an Android-based search engine by Microsoft, an antivirus software by Microsoft। अब Ubuntu क्या है? तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था इसी वीडियो में कि भाई हमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। हम कहते हैं ना भैया इसमें विंडोज़ अपलोड कर दो, तो विंडोज़ क्या है, या आपके फ़ोन में एंड्रॉयड जो है वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमसे यही पूछा जाएगा। तो इसी के लिए एक लिस्ट आपके सामने आई है, इस लिस्ट से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। MS वर्ड्स, उबंटू, मैक OS, फेडोरा, सोलारिस, फ्री BSD, क्रोम OS, सेंटर OS, डिबिन, डिप्लिन। इसके अलावा आप इसमें जो है लिनक्स भी डाल सकते हैं। लिनक्स भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, या फिर यूनिक्स मान सकते हैं। ये भी 2 अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हाईली सिक्योर माने जाते हैं और जनरल सर्वर्स में यूज़ किए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। अब सवाल ये है कि जितने दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा व्यक्ति कुषाण डायनेस्टी का रूलर नहीं था। अब आपके सामने ये ऑप्शन है, देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए अपनी बात को, कि ऑप्शन देखिए नहापाना, वशिष्ठा, वासुदेव और हुविशाक। अब भाई आदमी सोचेगा अरे भाई हमें तो कुषाण डायनेस्टी के सारे रूलर्स के नाम ही याद नहीं है, हम तो सिर्फ संस्थापक का नाम सर ने कहा था उतना पढ़ के आ गया, 1-2 और पढ़ लिए। तो आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे ये जो नहापाना भाई साहब है ना, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये कुषाण डायनेस्टी के नहीं है, ये खुद एक डायनेस्टी के संस्थापक हैं। ये शाका डायनेस्टी में क्षत्रप डायनेस्टी जो थी, शाका थे वो, उसके संस्थापक हैं। तो अब आपको जब संस्थापक का नाम ऑलरेडी पता है कि ये दूसरी डायनेस्टी के संस्थापक है, तो इसका मतलब ये कुषाण डायनेस्टी के तो हो ही नहीं सकते। इस टेक्निक को कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, मतलब हमने ऑप्शंस को ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमें एक ऑप्शन पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हम बाकी ऑप्शंस मैटर ही नहीं करते, इसलिए कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। तो नहा पाना ही इसका करेक्ट आंसर है। अब कई बार लोग सोचेंगे कि भाई हमें तो इसके लिए पूरी पूरी डायनेस्टी के जितने लोग हैं सबका नाम याद करना पड़ेगा। वो देखिए टफ है, अगर किसी को याद होता है तो उनकी मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मेरे जैसे लोग तो पूरा याद नहीं कर सकते। तो हमने सीधा सीधा आपको तरीका बता दिया कि आप मेजरली स्टार्टिंग के 2-3 को याद रखिए, या फिर अगर उस डायनेस्टी में कोई बिग बहुत प्रोमिनेंट रूलर आए, चाहे वो बीच में क्यों ना आए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए लोगों के लिए, या फिर बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई, टेम्पल्स बनवाए, उनका नाम आपको याद करना है, सबका नाम आप याद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल हमें नज़र आया कि नहापाना क्यों इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो खुद क्षत्रप डायनेस्टी के एक फाउंडर थे, तो वो कुषाण डायनेस्टी के तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ट्रेडिंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रेडिंग एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल ऑफ गुजरात। अब सवाल ये है कि भाई गुजरात का ट्रेडिंग फेस्टिवल जो है एनिमल्स का वो कौन सा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, वोठा मेला, माधवपुर मेला, अंबुबाची मेला या कुंभ मेला। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन आप देखेंगे, कुंभ मेला तो हो ही नहीं सकता, हमें सबको पता है कुंभ मेला कोई एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है नहीं।
इसका वैसे सही करेक्ट आंसर जो है वो है वॉथा मेला। लेकिन अब मालूम कैसे होगा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत जो मेजर मेजर आपको फेस्टिवल्स हैं वो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, देखिए आप कहेंगे सर ये सवाल तो कहीं से भी पूछा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप एक टेक्निक अपनाइए, जो टेक्निक मैंने भी अपनाई थी और बहुत कारगर है। आप हर 3 दिन के हिसाब से एक स्टेट को उठाइए और उस स्टेट की एक लिस्ट बनाइए, फेस्टिवल्स की, लैंग्वेजेस की और डांस फॉर्म की, और इनको लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गुजरात को ही ले लें, तो गुजरात की जब आप लिस्ट बनाएंगे तो गुजरात में सबसे पहले आप लिखेंगे लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बना लेंगे, फिर फेस्टिवल्स की एक लिस्ट बना लेंगे और फिर डांस फॉर्म्स की एक लिस्ट बना लेंगे। बस जो भी डिटेल है उनको लिखते जाइए, आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई। ये लिस्ट आपके पास अब हमेशा रहेगी। देखिए मैं हमेशा फोकस क्यों करता हूँ ऐसी लिस्टों पे, क्योंकि एक बार अगर आपने इस लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया और अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको कहीं और बार बार जाना नहीं पड़ेगा, बार बार इस डिटेल को कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जब मन चाहा आपने उठाया, उसको एक बार पढ़ लिया और धीरे धीरे जितनी बार आप पढ़ेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में और पक्की होती जाएगी और एंड में आपको अच्छे से वो याद हो जाएगी। तो इसका यही एक तरीका है। अब अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट रिलीज इन February 2020, इंडियन इकोनॉमी इमर्ज एज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2019। तो इसका आंसर तो है फिफ्थ। लेकिन भाई क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि हमें फोकस करना है रिपोर्ट्स पे। अगर हाल ही में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट देती है जिसमें भारत की स्थिति के बारे में कोई जिक्र किया गया है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो गई, या फिर वर्ल्ड बैंक अगर कोई रिपोर्ट देता है, या कोई और बड़ी संस्था ऐसी रिपोर्ट देती है, एडीबी ऐसी कोई रिपोर्ट देती है, तो उसमें आपको भारत की जो स्थिति है या भारत की जो रैंकिंग है उस पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि वो आपसे पूछी जा सकती है और मालूम भी होनी चाहिए। देखिए भारत के निवासी हैं तो इतनी डिटेल तो हमें मालूम होनी भी चाहिए। अब आते हैं एक तीसरा पेपर, इसी श्रृंखला का एक तीसरा पेपर हमने जो है एनालाइज किया आपके लिए, 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का 2021 का ही पेपर था। उसमें भी हमने सेम चीज़ नोटिस की, कुछ अलग नहीं मिला हमें, कि करंट अफेयर्स से 4, मिसलेनियस से 4, स्पोर्ट्स से 3, इकोनॉमी से 3, अवार्ड से, यहाँ देखिए अवार्ड से भी एक सवाल आया, बुक्स से 2, फिजिक्स से 1, कंप्यूटर से 2। तो अब समझ में क्या आ रहा है, पैटर्न्स रिवाइज हो रहे हैं, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी एनालिसिस है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। हमको ये चीज़ अब क्लियर हो रही है धीरे धीरे 3 पेपर एनालाइज करने के बाद। देखिए इस एग्जाम के भी कुछ पेपर क्वेश्चंस उठा लेते हैं हम, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मेड टू रेस इन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट कंबाला इन कर्नाटका। अब कर्नाटका में एक स्पोर्ट्स होता है कंबाला, ये बीच में न्यूज़ में भी था, अगर आप देखेंगे ये स्पोर्ट्स ऐसा होता है कुछ कि इसमें बफेलो के साथ में जो है एक व्यक्ति जो इसे जॉकी कहते हैं, ये दौड़ते हैं। इसका आंसर तो बफेलो है। अब ये मनाया कहाँ जाता है, तो ये अगर आप उडुपी जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, दक्षिण कनाडा में, नॉर्थ कनाडा कर्नाटका में, वहाँ पे ये मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और ये लॉर्ड मंजूनाथ, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो शिवा के ही एक इनकारनेशन है, शिवा के ही, लॉर्ड शिवा के ही एक स्वरूप है, उनकी पूजा के लिए ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एज ऑन 30 अप्रैल द एनुअल इंटाइटलमेंट टू एलिजिबल फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम वॉज। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लॉन्च कर रही है उसके ऊपर भी फोकस करना है, और खासकर जो आपके एग्जाम से 14 महीने पहले जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उन पर तो एकदम ही आपको फोकस करना है। उसमें तो आपके पास कोई कोताही नहीं है, कोई भी आपके पास लेवरेज नहीं है, तो वो तो फॉलो करना ही करना है। अब अगर हम इस पीएम किसान स्कीम की बात करें तो इसका जो एनुअल एंटाइटलमेंट है वो है 6,000 रुपये, जो कि लोगों को 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में मिलता है। बस इसके लिए एक कंडीशन यही है कि अगर किसी को किसी और तरीके से कोई बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से, या फिर अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उन किसानों के लिए ये स्कीम नहीं है। बाकी इसमें लैंड होल्डिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, लियोन मेसी वन ऑफ द विनर्स ऑफ द लॉरेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर प्लेस फुटबॉल फॉर। अब लियोन मेसी कौन से देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नीदरलैंड और स्पेन। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरे दोस्तों को ये मालूम होगा कि लियोन मेसी जो है वो अर्जेंटीना के लिए जो है फुटबॉल खेलते हैं। क्लब्स तो वो किसी भी क्लब से खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनके देश की बात किया जाए, जब वो वर्ल्ड कप में खेलते हैं या फिर कोपा अमेरिका में खेलते हैं, तो वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल एक नाम लिया, कोपा या फिर वर्ल्ड कप। तो ऐसे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो नाम होते हैं टूर्नामेंट्स के, वो आपको मालूम होने चाहिए, ये आपको मिल भी जाएंगे। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप 14 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे तो उसमें जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं ना वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, वन एज ऑफ 30 अप्रैल 2020 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल।
अब सवाल ये है, ऑप्शन तो अमित शाह है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन 1956 का दौर था जिसमें सारे स्टेट्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने को कह रहे थे नेहरू साहब से कि भाई हम जो है लैंग्वेज के बेस पे अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो नेहरू साहब ने सजेस्ट किया कि काम करिए, पूरे भारत को जो है छोटे छोटे जोन से बांट देते हैं। उन जोन्स का फ़ायदा ये होगा कि वो जोन्स में जितने भी राज्य आ रहे हैं वो आपस में बैठकर अपनी एक साथ उन्नति की बात कर सकते हैं। अगर उनके बीच में कोई मतभेद है तो उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को इस समय 6 जोन से बांटा गया है, और जितनी भी जोनल काउंसिल्स हैं, यानी जोनल काउंसिल्स में बांटा गया है, जितनी भी जोनल काउंसिल्स हैं उन सब के चेयरमैन जो होते हैं वो होम मिनिस्टर ही होते हैं भारत के। और इस समय भारत के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैं, तो इसीलिए वो उन सब के चेयरमैन कौन हो गए? श्री अमित शाह ही हो गए। आपके सामने देखिए, ये जितनी भी 6 जोन से ये सामने आती हैं। नॉर्थ जोन आपकी ये हो गई, सेंट्रल जोन आपकी ये होगी, वेस्ट जोन आपकी ये है, साउथ जोन आपकी ये है, और आपकी ईस्टर्न जोन जो है ये है, और फिर नॉर्थ ईस्ट जोन ये है जहाँ पे सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे छोटा सा सिक्किम। देखिए, आसान तरीके से याद हो गया। इसके बारे में हम और भी डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोस में, जब हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ वीडियोस डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस एनालिसिस का करते हैं आज हम समापन। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी कंटेंट आपको दिया गया, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, वो आपके काम आएगी और आप उसको पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल जो भी इस वीडियो में आई वो आपके काम की थी और आप उसको यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हाँ, भूले नहीं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस नोटिफिकेशन बेल को तो एकदम ऐसा दबा दीजिए कि हमेशा बजता ही रहे, क्योंकि हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।